नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। साथियों, हिंदी व्याकरण की इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत। साथियों, ये क्लास आप सभी के लिए जो विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और बीएसटीसी या डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिसका महत्वपूर्ण रोल हिंदी का रहने वाला है, 30 प्रश्न आपके हिंदी व्याकरण से होंगे और ये क्लास आप सभी के लिए टॉपिक वाइज सिलेबस पर आधारित रहेगी। और आपका ये निश्चित मानिए कि 30 में से आपके 30 प्रश्न सही कराने का दावा इस क्लास से रहेगा। देखिए साथियों, आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहला टॉपिक वर्णमाला की, और चर्चा हम 30 प्रश्नों की ही आज करेंगे। आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड सारे प्रश्न हैं, सरलतम से लेकर कठिनतम स्तर आपका रहेगा। कौन कौन से प्रश्न अब तक पिछली एग्जाम से पूछे गए हैं वो प्रश्न भी आपको यहाँ पर समाहित देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए, वर्णमाला कहा जाता है। ये क्लास आप सभी के लिए न केवल ऑब्जेक्टिव अपितु डिस्क्रिप्टिव भी आपके होने वाली है, अर्थात इसमें आपको व्याख्या भी बताई जाएगी कि किस तरीके से इनके आंसर निकलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहा जाता है। साथियों, वर्णमाला आप सभी ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो अब आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्णमाला को बहुत गहनता से और बहुत सूक्ष्मता से पढ़ा जाता है और उसमें अच्छे प्रश्न आपके बन जाते हैं। देखिए, क्या अक्षरों की जो माला है उसे वर्णमाला कहा जाता है, या लिपि में मान्य चिन्ह या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, घोष ध्वनियों को वर्णमाला कहा जाता है, या व्यक्त शब्दों को वर्णमाला कहा जाता है। साथियों सुनो, देखिए, वर्णमाला यानी कि यहाँ पर निश्चित रूप से बात की जा रही है वर्णों की माला। किसकी बात की जा रही है? यहाँ पर माला बनानी है किसकी, बताओ? वर्णों की। और देखिए, यहाँ अक्षर है, यहाँ वर्ण है, दोनों चीज़ें अलग हैं। अक्षर अलग होता है, वर्ण अलग होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो आपका कट जाएगा। लिपि में मान्य चिन्ह, बिल्कुल। और वर्णों के समूह को, सीधी सी बात है, माला जब बनती है, जब किसी चीज़ का होता है क्या बना है? समूह। जैसे फूलों की माला बनाते हैं तो बहुत सारे फूल होंगे तो ही तो माला बनेगी, ऐसे बहुत सारे वर्ण होंगे तो ही बताओ क्या बनेगी? वर्णों की माला बनेगी। लिपि में मान्य चिन्ह, जैसे हमारी हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि, जैसे वहाँ पर एक चिन्ह है कि ये क्या है? बताओ, ए है। यह क्या है? बताओ, ई है। तो इस तरह से ये चिन्ह माने गए और इस चिन्हों को ही बताओ, इन चिन्हों के समूह को बताओ क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। तो साथ ही इसका सही जवाब क्या रहेगा? लिपि में मान्य चिन्ह या वर्णों के समूह को ही बताओ क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। आगे देखिए, आगे मैं दूसरे प्रश्न की आपसे चर्चा करूं। दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। साथियों, जब हम वर्णमाला पढ़ेंगे आपको मैं निश्चित रूप से पूरी व्याख्यात्मक क्लास में इसकी डालूंगा। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन, देखिए अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं ये, वे, रे और ले। ये चार वर्ण बताओ कौन से होते हैं साथियों? ये चार वर्ण, इन चारों वर्णों को कहते हैं अंतस्थ वर्ण। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको एक वर्ण और रखना है, शे, शे, शे और है। ये चार वर्ण और होते हैं। चार वर्णों को कहा जाता है साथियों ऊष्म वर्ण। आपको याद रखना है, इनसे बार बार प्रश्न आता है। देखिए, अब प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो देखिए, सारे व्यंजन आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अंतस्थ पूछा जा रहा है तो अंतस्थ आपको एक ही याद नहीं करना, चारों याद करने हैं, ये वे रेले। और आप देख लीजिए, यानी ये वे रेले में से कोई सा वर्ण यहाँ है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बताओ, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये किसके अंतर्गत आता है? बताओ, अंतस्थ वर्णों के अंतर्गत आता है। आपको याद रखना है, इनका क्रम भी याद रख लेना है। इनका क्रम हिंदी में इस तरह से होता है। हिंदी का क्रम मैं आपको बता दूं, ये संस्कृत का क्रम है, ये, रे, ले, वे। ये क्रम आपको याद रखना है, ऊपर वाला हिंदी वाला, ये, रे, ले, वे। ये क्रम आपका किस में होता है? बताओ, हिंदी में होता है। और ये जो क्रम होता है ये किस में होता है? बताओ, संस्कृत में होता है। दोनों ही तरह का मैंने आपको बता दिया। संस्कृत के हिसाब से पूछे नहीं पूछेगा, क्योंकि अपना हिंदी का पेपर है, तो आपको कौन सा याद रखना है? ये वाला, ये, रे, ले, वे। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। देखिए, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है, यानी कि जो वर्णमाला में हम मात्रा लगाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ए में मात्रा लगाई, बताओ किसकी? आ की, तो ये आ बन गया, है ना? है ना? जैसे मैंने के में लगाई आ की, जैसे मैंने इसमें लगाई ओ की, तो ये क्या है? बताओ, मात्रा। इस मात्रा का अर्थ क्या होता है? ये सामान्य से बेसिक प्रश्न जो हमें आने चाहिए। वर्णमाला में जो मात्रा लगाते हैं उसका अर्थ क्या है? वर्ण की मात्राएं, वर्ण की उच्चारण में लगने वाला समय, ध्वनि का परिमाण और वर्णों का क्रम। तो सुनिए दोस्तों, वर्णों में या वर्णमाला में जो मात्रा लगती है उसका सही जवाब क्या है? वर्ण की उच्चारण में लगने वाला समय। सुनिए, मैं आपको बता दूं, ये जो मात्रा होती है, ये जो मात्रा होती हैं ये दो तरह से होती हैं। ये जो मात्राएं होती हैं ये दो तरह के हिसाब से मात्राएं होती हैं। एक तो होती है ह्रस्व और एक होती है दीर्घ। ये कौन सी होती है? दीर्घ। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा,
इसका मतलब क्या होता है साथियों, छोटा, जबकि दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ए, तो ये ए इसमें सिंगल मात्रा है, इसलिए ये वर्ण कौन सा हो जाएगा बताओ, आपका ह्रस्व वर्ण हो जाएगा, अर्थात इसमें एक मात्रा लगी हुई है। जैसे मैंने लिखा आ, ये हो जाएगा आपका दीर्घ वर्ण, क्योंकि इसमें कितनी मात्रा लगी हुई है, दो मात्रा लगी है। जैसे मैंने लिखा ई, ये बताओ कैसा वर्ण होगा, ये आपका ह्रस्व यानी छोटा वर्ण हो जाएगा, छोटी की मात्रा है। जबकि इसमें बताओ कौन सी की मात्रा है, बड़ी, इसलिए वर्ण कौन सा हो जाएगा, ये दीर्घ वर्ण हो जाएगा। तो आप समझने का प्रयास कीजिए, ये जो मात्रा है, ये इस मात्रा को माना जाता है कि हम जिस शब्द, जिस वर्ण को बोल रहे हैं, उस वर्ण में कितना समय लग रहा है, बोलने में जितना समय लग रहा है वो उसकी मात्रा होती है। तो यहाँ पर देखिए, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, यानी कम समय लगता है तो ह्रस्व वर्ण होते हैं, जिसमें ज़्यादा समय लगता है वो कौन से वर्ण होते हैं, दीर्घ वर्ण होते हैं। अर्थात जिसमें छोटी की मात्रा लग रही है, छोटी मात्रा लगने वाले वर्ण कौन से होते हैं, ह्रस्व, और जिसमें बड़ी मात्रा लग रही है वो कौन से होते हैं, दीर्घ। अर्थात उच्चारण में जो लगने वाला समय है, एक तो हमने ए को बोला और एक आ को बोला, तो आ को बोलने में ज़्यादा समय लगेगा, ए को बोलने में कम समय लगेगा, इसलिए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। इसलिए इस प्रश्न का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। साथियों, क्लास पसंद आती है क्लास को लाइक करना ना भूलें, आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और लगातार आपकी श्रृंखला चलेगी। देखिए आगे हम बात करें कि ए आई वर्ण क्या है, अर्थात आपसे पूछा है एक तो आपका ये ए वर्ण और ये आई वर्ण, ये दोनों वर्ण क्या हैं, आपको नीचे ऑप्शंस में से इनको चुनना है। क्या ये नासिक वर्ण है, क्या ये मूर्धन्य वर्ण है, क्या ये ओष्ठ वर्ण है, या कंठ तालव्य वर्ण है। सुनिए भाई, देखो भाई, इसका जवाब मैं आपको बता दूं, ये कौन से वर्ण है, कंठ तालव्य वर्ण है। कैसे है, देखिए ये जो ए है, सबसे पहले बात करूँगा मैं ए की। ये जो ए बनता है आप सभी को होता है, गुण संधि जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, ए के बाद में यदि ई आता है तो क्या बन जाता है बताओ, ए। इस तरह से पढ़ते हैं इसको, यदि ए आ के बाद में यदि छोटी ई चाहे बड़ी ई आए तो क्या बनता है बताओ, ए बनता है। अब यहाँ जो ए ये है, इस ए का उच्चारण स्थान होता है साथियों कंठ, ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। और ये जो ई का उच्चारण स्थान होता है बताओ क्या, तालु। इसलिए ये कंठ और तालु दोनों से मिलकर बना है ए, इसलिए बताओ आंसर क्या होगा, कंठ तालव्य। ऐसे ही जब आई की बात करते हैं हम, तो आई की बात करते हैं तो आई भी ऐसी बनता है, जब ए आ के बाद में क्या आ जाए, ए या आई आ जाए तो बताओ क्या बनता है, आई ही बनता है। इसलिए ए का उच्चारण स्थान तो अभी हमने देखा, बताओ क्या, कंठ देखा। और ये बताओ क्या है, अभी पढ़ा है हमने ए, ये बताओ क्या हो जाएगा आपका, कंठ तालु हो जाएगा। इसलिए ये ए और आई दोनों का उच्चारण स्थान होता है क्या होता है, कंठ तालव्य होता है। उच्चारण स्थानों क्लास में आपके अलग से लूँगा, उसमें आपको बताऊँ कैसे हमें याद करना है, शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से उसको हम याद करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। अर्थात ए आई का जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है, कंठ और तालु से मिलकर होता है, इसे क्या कहा जाता है, कंठ तालव्य कहा जाता है। चलिए भाई आगे चलें, कोई समस्या है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स कर सकते हैं, प्रश्नों के आंसर आप पर आते हैं तो आप भी नीचे कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। देखिए, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है उसे कहते हैं, अभी बताया मैंने आपको, दो वर्ण बताए थे मैंने आपको, एक तो बताया था मैंने ह्रस्व वर्ण और एक बताया था मैंने आपको कौन सा वर्ण बताओ, दीर्घ वर्ण। और ये तो पूछ रहा है जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है, तो बताओ ह्रस्व का अर्थ तो मैंने अभी आपको बताया, कैसी मात्रा, छोटी मात्रा, और दीर्घ का मतलब क्या बताया मैंने आपको, बड़ी मात्रा। तो बताओ किस स्वर में दो मात्राएं लगती हैं, तो देखो मूल स्वर में लगती है क्या, संयुक्त स्वर में लगती है, कि गुरु स्वर में लगती है, कि लघु स्वर में लगती है। देखो ये जो ह्रस्व है ना, ह्रस्व, इसको छोटा कहते हैं, दीर्घ, दीर्घ को गुरु भी कहते हैं, दीर्घ का एक दूसरा नाम बताओ क्या है, गुरु भी है। तो इसमें से देखो दीर्घ की पूछ रहा है, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा लगती है, दो मात्रा किस में लगेगी, बड़ी में लगेगी, तो बताओ इसे क्या कहेंगे, गुरु स्वर भी कहेंगे। इसे क्या कहते हैं बताओ, गुरु स्वर, या दीर्घ कह दो चाहे गुरु कह दो एक ही बात है। इस ह्रस्व को बताओ क्या कहते हैं, इस ह्रस्व को लघु भी कहते हैं। ह्रस्व कह दो चाहे लघु कह दो एक ही बात है, दीर्घ कह दो चाहे गुरु कह दो एक ही बात है। तो यहाँ दीर्घ के बारे में पूछा है, दो मात्राओं के बारे में पूछा है, बताओ उसे क्या कहेंगे हम, गुरु स्वर कहेंगे। सामान्य सा प्रश्न है। चलिए आगे हम देखते हैं। ये क्लास आप सभी के लिए न केवल प्रश्न है, अभी तो आपका कंसेप्ट क्लियर करने वाली क्लास भी आपके लिए है। आगे हम छठे प्रश्न की प्रश्न देंगे, आपको जवाब देना है तो क्वेश्चन संख्या लगाकर आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। भाषा की सार्थम लघुत्तम इकाई कौन सी है। साथियों बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, एक तो पूछ रहा है, देखो सार्थक शब्द, सार्थक होना चाहिए वो, और बताओ कैसा होना चाहिए, छोटा से छोटा, ऐसी इकाई कौन सी है, क्या वर्ण है, क्या वाक्य है, क्या शब्द है, या उपवाक्य है। अधिकांश विद्यार्थी इस पर जाएंगे, बताओ किस पर, वर्ण पर, जो कि आंसर हो जाएगा बताओ क्या, गलत। क्योंकि यहाँ पर पूछा है सार्थक, क्योंकि जैसे मैंने लिखा ए, अब ए का कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन यहाँ पूछा है सार्थक होना चाहिए, तो ध्यान रखिए वाक्य तो बड़ी इकाई हो जाएगी, और छोटी इकाई पूछी, बताओ कौन सी जाएगी, शब्द। जैसे मैंने लिखा कमल, कमल, अब ये क्या है, शब्द है, हालांकि इससे छोटी इकाई बताओ कौन सी होती है, वर्ण होती है।
जैसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वर्ण होती है, और ये तो बताओ क्या है, शब्द है। लेकिन यहाँ शब्द बताओ कैसा होता है, सार्थक होता है, जबकि वर्ण सार्थक नहीं होता। इसलिए सार्थक लघुत्तम इकाई पूछी है, तो सार्थक के अंतर्गत सबसे छोटी इकाई बताओ कौन सी आती है, शब्द आता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। अगर आपसे सीधा यहाँ पूछता भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई कौन सी होती है, तो आपका आंसर क्या आता, वर्ण। लेकिन यहाँ पर पूछा है सार्थक जिसका अर्थ निकले, तो अर्थ भाई किसका निकलता है, शब्द का निकलता है। वाक्य का भी निकलता है, लेकिन वाक्य बड़ी हो जाएगी, इससे कौन सी पूछी होता है, छोटी पूछिए। इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, इसका नंबर 3 ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। किसी को कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स जरूर आप बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ओष्ठ व्यंजन समूह में आते हैं, ओष्ठ व्यंजन समूह में आते हैं, यानी कि ऐसे वर्ण जो कहाँ से बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं। कहाँ से बोले जाते हैं, ओष्ठ से, यानी हमारे होठों से जिन व्यंजनों को बोला जाता है, उन व्यंजन समूह कौन सा है उसमें छाटना है। देखो अभी मैंने आपको बताया ये रेलेवे, ये बताओ कैसे वर्ण है, अंतस्थ वर्ण है ना, इनका संबंध इससे नहीं है ना। ये सारे कैसे वर्ण हैं, सारे देखो संयुक्त वर्ण है, के और शे से मिलकर तय और रे से बनता है, जे यानी ये ऐसे बोलता है, से और रे से बनता है, तो ये भी नहीं है। शह अभी मेरा होता है कैसे वर्ण है बताओ, ओष्ठ, आपको ये याद रखना ही है। और बताओ ओष्ठ व्यंजन, देखो ओष्ठ व्यंजन ये सारे हैं, कौन कौन से, पे फे बे भे में, आपको बोलकर देख सकते हो आप। देखो आज जब आप पे को बोलोगे, फे को बोलोगे, तो आपके दोनों होठ मिलेंगे, ऊपर वाले नीचे वाले, पे फे बोलकर देख सकते हो आप अपने यहाँ बैठे बैठे, पे फे बे भे में, अर्थात ओष्ठ से बोले जाने के कारण इनका नाम बताओ क्या रख दिया गया, ओष्ठ व्यंजन। तो हमारा इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ओष्ठ व्यंजन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे हम प्रश्न करेंगे। 8वां प्रश्न, 8वां प्रश्न आपके लिए कि भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, या सीधी सी बात ये कहूँ कि ये पूछ रहा है कि ऐसे वर्ण कौन से जो बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। तो आपने सभी ने परिभाषाएं पढ़ी होंगी, स्वर की और व्यंजन की पढ़ी होंगी। स्वर क्या होते हैं, स्वर जो बिना किसी सहारे के बोले जाते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। जिसमें स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। तो प्रश्न क्या है कि स्वतः उच्चारित होते हैं, कैसे उच्चारित होते हैं, स्वतः, यानी कि किसी की सहायता नहीं लेते ये उच्चारण करने में, और अपने आप बोले जाते हैं, वो क्या होते हैं बताओ, स्वर होते हैं। जैसे स्वरों की बात करूँ मैं, जैसे स्वर कौन से हैं, जैसे ए स्वर है, तो ए को बोलने में किसी और चीज़ की ध्वनि आ ही नहीं रही है, इसलिए बताओ ये क्या हो गया, स्वर हो गया। लेकिन मैंने यहीं लिख दिया बताओ के। अब के में तो दो वर्ण है, एक तो के भी है और बताओ के ए भी है, तो ये बताओ क्या हो गया, ये के व्यंजन है। ये क्या है बताओ, व्यंजन। इस के उच्चारण में हमने किसकी सहायता ली, ए की सहायता ली, जबकि ये कह रहा है कि स्वतः उच्चारित होते हैं, किसी की सहायता लेते ही नहीं है। तो व्यंजन इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर बताओ क्या होगा, स्वर। कहीं ऑप्शंस में है तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए स्वर, आपने स्वर को अच्छे से पढ़ा होगा कि ऐसे वर्ण जो अपने उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते, क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। यही परिभाषा यहाँ पर पूछिए, घुमा फिराकर सीधी सी बात है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम और प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। देखिए हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं भाई, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं। देखो हिंदी वर्णमाला की बात करें, सबसे पहले अपन लिखते हैं ए, ई, उ और री, है ना। अब जैसे ए का बड़ा भाई क्या होता है आ, ई की बड़ी बहन बताओ कौन सी होती है, ऊ का बड़ा भाई कौन सा होता है, बड़ा ऊ, और री की, ये हमारे संस्कृत में चलती है, हिंदी में तो चलती नहीं है, खैर ये। लेकिन इन्हीं से वो सारे बन रहे हैं। अब एक और ई को मिलाएंगे तो बताओ क्या बन जाएगा, ए। एक और ऊ को मिल जाएंगे तो बताओ क्या बन जाएगा, ओ। एक और री को बनाएंगे तो बताओ क्या बन जाएगा, अर। ऐसे मूल स्वर तो बताओ कौन से ही हमारे, ये 4 ही हैं, कौन कौन से, ए, ई, ऊ, री। इनसे ही अन्य वर्णों का जो है प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए यहाँ पर मूल स्वर ही पूछा है। तो मूल स्वरों की संख्या बताओ कितनी होती है, 4। ये भी पूछ ले कि सर मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, तो आप बता सकते हैं ए, ई, ऊ और री। ये 4 बताओ क्या होते हैं, आपके मूल स्वर होते हैं। तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। आगे हम नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करेंगे, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है। अरे भाई इतना सा सीधा सा प्रश्न है, इसको तो छठी क्लास का बच्चा बता सकता है कि ये पूछ रहा है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो आप सभी जानते हैं स्वर तो बताओ कौन कौन से होते हैं, 11 स्वर होते हैं। एक बार मैं आपको बता दूं, जैसे ए, आ, ई बड़ी, ऊ बड़ाऊ, री, ए, आई, ओ और औ। क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। मतलब 11 हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो देवनागरी लिपि में पूछा है, देवनागरी लिपि को अपन पढ़ते हैं, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है बताओ, 11 होती है। स्वर कौन कौन से होते हैं, ये आपके सारे के सारे स्वर हो गए। ठीक, चले भाई आगे हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे कि निम्न में से ना, सॉरी,
निम्न में से नासिक की व्यंजन कौन सा है? नासिक यानी नासिका से बोले जाने वाले व्यंजन इनमें से कौन से हैं? तो जब उच्चारण स्थानों की बात करते हैं तो सारे जो अलग अलग हमारे जो मुख्य के अवयव हैं, मुख्य जो अंग हैं, वो अलग अलग अंगों से अलग अलग वर्णों का उच्चारण होता है। तो यहाँ पर केवल पूछा है आपसे कौन सा वर्ण नासिक के व्यंजन यानी जिनका उच्चारण कहाँ से होता है? नासिका से होता है। ऐसा व्यंजन इनमें से कौन सा है? तो देखिए, जो श है, श आपको पता है ये कहाँ से बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता है। ये जो र है ये कहाँ से बोला जाता है आपका? ये भी मूर्धा से बोला जाता है। ये आपका जय है, इचु ऐशानाम जय छः जय, ये बताओ कहाँ से बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। लेकिन जो न है ये बताओ कहाँ से बोला जाता है? नासिका से बोला जाता है। आपके पांचों वर्ण, चाहे आप जैसे बात करें पहली जो आप केवल लाइन पढ़ते होंगे, ये आपका यहाँ से बोला जाएगा, 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 और ये पांच बताओ कहाँ से बोले जाते हैं? नासिका से बोले जाते हैं। तो इनमें से बताओ कौन सा चालू है आपका यहाँ पर? नासिका। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताओ? बी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। एक उच्चारण स्थान की पूरी क्लास में आपको डिस्क्रिप्टिव लेकर आऊँगा, जिसमें आपको बताऊँगा कौन कौन से वर्ण किस किस अंग से बोले जाते हैं, किस किस अवयव से बोले जाते हैं, पूरी सारे वर्ण एक साथ लेकर आऊँगा। चलिए आगे हम चर्चा कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। साथ ही देखो, एक प्रश्न आया है बहुत अच्छा, बार बार प्रश्न एग्जाम में भी आता है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? कौन सा वर्ण पूछा है इसने? ज्ञ, जिसको आप ज्ञ ज्ञानी वाले बोलते हैं। इस वर्ण का ये जो वर्ण है किससे किसके संयोग से बना है? क्या जय और ये, जय और ये, जय और ये, जय और न्य? देखो, ये जो वर्ण बनता है साथियों, वो किससे मिलकर बनता है? आपका जय से, और बताओ किससे? ये से। ये बोलते हैं इसको, अपन बोलते हैं णय, वो गलत उच्चारण है, इसको बोलते हैं ये आता है जय, छः, जय, झ, और बताओ इसको क्या बोलते हैं? णय नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ये नासिका से बोला जाता है। तो उच्चारण स्थान है। तो ये जो ज्ञ है, ज्ञ किससे बनता था? एक तो जय से, और आप बताओ किससे? ये से। इन दोनों के संयोग से बनता है। काफ़ी बार एग्जाम प्रश्न पूछा गया है। तो आपको देख लीजिए ऑप्शंस कहाँ हैं आपके। देखो, इसमें दोनों में हलंत नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हलंत का विशेष ध्यान रखना है ना? क्योंकि पहले में तो क्या लगेगा? हलंत लगेगा, और दूसरे में क्या नहीं लगेगा? हलंत लगेगा, क्योंकि पूरा पूछा है। अगर ये पूछता गे इस तरह से हलंत वाला, तो इसमें भी क्या लग जाता होता? हलंत लग जाता। लेकिन यहाँ पर पूरा पूछा है, तो पूरे वाले को अपन को आंसर बनाना है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चले भाई, आगे प्रश्न की चर्चा करें। क्लास कैसी लग रही है जल्दी से आप लाइक करके अपने मित्रों को शेयर करके जल्दी से बता दीजिए। इनमें से स्पर्श व्यंजन का वर्ग कौन सा है? इनमें से स्पर्श व्यंजन का जो वर्ग है वो कौन सा है? क वर्ग है, ते वर्ग है, च वर्ग है, या सभी हैं? देख लीजिए, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में हमारे मुख के कोई ना कोई अवयव आपस में मिलते हैं। जैसे हमारे 5 वर्ग होते हैं। एक तो होता है हमारा क वर्ग, एक होता है हमारा बताओ च वर्ग, एक होता है हमारा बताओ ट वर्ग, एक होता है हमारा कौन सा वर्ग? त वर्ग, और एक होता है साथ ही हमारा कौन सा वर्ग? प वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं। इस पाँचों में बताओ कितने कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा के अंतर्गत आता है के गेंगे, चे चे जे जे, टे 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 टे, ते थे दे देने, और पे पे में। तो 5 और 5 मिलाकर बताओ कितने हो गए? ये 25 हमारे क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। तो इनमें से बताओ कौन सा वर्ग स्पर्श में आता है? तो भैया के वर्ग भी आ रहा है इसमें, तो ते वर्ग भी आ रहा है, चे वर्ग भी आ जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि सारे वर्ग 25 की 25 वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं? स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। चले भाई, देखें कि ई किस प्रकार के वर्ण है भैया? ई और एक कौन सी बड़ी, एक तो छोटी एक बड़ी, उसकी बड़ी बहन बताओ। बड़ी पूछिए। ई किस प्रकार के वर्ण है? चाहे कंठ है, दंत है, दंतोष्ट है, तालव्य है। तो ध्यान रखना है, ये ई और ई दोनों बताओ कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं तालु से? ई, चे, छे, जे, झे, चे छे जे जे, ये। हालांकि ये जो वर्ण है नासिका के साथ भी बोला जाता है, तालु से बोला जाता है, दोनों है इसका, है ना? और एक कौन सा आता है? ये। और बताओ कौन सा? शे। ये सारे वर्ण बताओ कहाँ से बोले जाते हैं? ये सारे वर्ण बताओ कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ई चे छे जे जे, ये और से, ये बताओ कहाँ से बोले जाएंगे? तालु से बोले जाएंगे। तो ई पूछा है इन्होंने से केवल, मैंने तो आपको सारे वर्ण ही लिख दिए। तो ई तो बताओ कहाँ से बोले जाएंगे? तालु से। मैं आपको पूरी क्लास में समझाऊँ कैसे इसको याद करना है। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए। तालव्य वर्ण कौन सा वर्ण है ये बताओ? तालव्य वर्ण है ई और ई। चलो भाई, चलो कमेंट्स करो भाई जल्दी से। प्रश्न का आंसर आपको देना है कि व्यंजन की परिभाषा। बहुत सीधा सा प्रश्न मैंने पूछा है। 2 चीज़ होती है, एक तो स्वर, और एक बताओ क्या? व्यंजन। स्वर की परिभाषा भी मैंने आपको बताई, जिसमें किसी की सहायता नहीं ली जाती उच्चारण में, वो कौन सा होता है? स्वर होता है। जिसमें स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। तो देखो, पूरा दीर्घ स्वर वाले वर्ण क्या व्यंजन होते हैं क्या भाई? यहाँ तो स्वर लिखा है, तो ये तो पूछा है व्यंजन है, तो ऑप्शन कट गया। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले, बिल्कुल ये सही है
है ना। बिना किसी सहायता के बोले जाने वर्ण, ये भी गलत है, ये तो स्वर की परिभाषा है। बिना अवरोध के बोले जाने वाले, ये भी गलत है। इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? स्वर की सहायता से। जैसे मैंने लिखा कै। अब ये जो कै है ना, ये कै के साथ में बताओ क्या भी शामिल है? इस कै के साथ में ए भी शामिल है, अर्थात सहायता ले रहा है ये, तो स्वर की सहायता। ए क्या है बताओ? स्वर है। जैसे मैंने लिखा को, मैंने लिखा को, तो को में एक तो कै भी शामिल है और बताओ क्या भी शामिल है? ओ की मात्रा भी शामिल है, अर्थात इसमें सहायता ली जा रही है। बताओ किसकी? ओ। और ओ क्या है बताओ? स्वर। तो ये तो है स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, बताओ क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। सिंपल सी बात है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ भाई, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16। देखो, दो तरह के वर्ण होते हैं, एक तो होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। एक तो होते हैं अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। यानी होता है वायु। प्राण यानी क्या होती है? वायु। यानी जिसमें कम वायु की आवश्यकता पड़े वो तो वर्ण कौन से होते हैं? अल्प प्राण। और जिसमें अधिक वायु की आवश्यकता पड़े वो कौन से होते हैं? महाप्राण। तो इसलिए पूछा है महाप्राण का अर्थ क्या है। तो देखो, जिनके उच्चारण में श्वास का समय अधिक लगे, दीर्घ मात्रा वाले वर्ण, कम ध्वनि वाले वर्ण, तो कम से तो कोई लेना देना ही नहीं है। दीर्घ मात्रा वाले वर्ण या उच्चारण में श्वास के समय अधिक लगे, अर्थात ज़्यादा समय लगेगा, तो बताओ कौन से होंगे? आपके महाप्राण होंगे, है ना। तो सेंस अवश्य इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि महाप्राण है जिसमें ज़्यादा वायु की आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा श्वास की आवश्यकता पड़ती है, वही बताओ कौन सा होता है? महाप्राण। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा? नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलो भाई, प्रश्न नंबर 17 पर अपन बात करते हैं। साथियों, किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी श्रृंखला लगातार चलती रहेगी आपके एग्जाम तक। चाहे आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के हैं? हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के हैं भाई? 2, 3, 4, 5। इसका जवाब तो आपको ही देना है, कमेंट्स बॉक्स में छापना है सबको। कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब छापना है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि इसका आंसर मैं आपको बता चुका। इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा भी नहीं, आप सभी को इसका आंसर बताओ कहाँ पर देना है? नीचे कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो मैं तो अगले प्रश्न की ओर जा रहा हूँ, आपको इसका जवाब जल्दी से दे देना है मुझे, इसका आंसर क्या रहेगा। भैया अगला प्रश्न देखिए, 18वां। ध्वनि की सबसे लघुत्तम इकाई कौन सी है? ध्वनि की सबसे लघुत्तम इकाई कौन सी है? शब्द, भाषा, वाक्य और अक्षर। सबसे लघुत्तम इकाई कौन सी है? शब्द है, भाषा है, वाक्य है, या बताओ अक्षर है। तो सीधी सी बात है भैया, शब्द तो बड़ी इकाई हो गई, क्योंकि सबसे लघुत्तम पूछिए ना इसमें, तो ये नहीं होगा। भाषा तो इन सबसे मिलकर बनती है, ये भी नहीं होगा। वाक्य तो भाई शब्द से भी बड़ा होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो बताओ कौन सा हो जाएगा? अक्षर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों, आप सभी को बता दूं कि अगर आप बीएसटीसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या हिंदी किसी भी विषय के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ेगा। साथ में क्लास कैसी लगी ये भी आप मुझको बताइएगा। आज आपके लिए 18 प्रश्न है, कल से आपके लिए पूरे के पूरे आपके 30 प्रश्न आपके होंगे, और हमारा जो मोटो रहेगा कि आपके 30 में से 30 प्रश्न सही हों। कल कौन सा जो टॉपिक चलेगा उसके लिए आप जल्दी से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम आप सर्च करेंगे पीके एडवांस साइको, इस नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप जल्दी से वहाँ ज्वाइन कीजिएगा। और सारी निःशुल्क सामग्री के लिए आप हमारे प्ले स्टोर से ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।